नमस्कार, बहुत 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 स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी आईएएस प्रयागराज के इस स्पेशल श्रृंखला में। आज के स्पेशल श्रृंखला में बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि न्यूज़ में लगातार ये बात चल रही है कि पाकिस्तान ऋणग्रस्तता से जूझता आ रहा है। और आज की जो खबर हम उठा रहे हैं द फर्स्ट पोस्ट से, वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो न्यूज़ कवर की गई है वो बेसिकली जो पाकिस्तान में चलने वाली इन्फ्लेशन क्राइसिस है, यानी जो महंगाई की समस्या है, जो पाकिस्तान लगातार ऋण के जाल में फंसता जा रहा है, वहाँ से लेकर इस आर्टिकल को उठाया गया है। तो आपने जनरली सुना होगा कि जब कभी भी हम देखते हैं कि कोई देश ऋण जाल के संतुलन में या भुगतान संतुलन के संकट में फंसता है तो वो क्या करता है। आप बोलेंगे कुछ नहीं, बस आईएमएफ से जाके लोन ले लेता है, क्योंकि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब लोन देती है, जब वहाँ पे भुगतान संतुलन का क्राइसिस हो जाए, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में जो है लोन दिया जाता है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में। ये जो खबर है, यानी जो आईएमएफ से जुड़े हुआ मसला है, वो आज से नहीं बल्कि आप देखेंगे तो लगभग 2023 से ही मुद्दा चल रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान ने आईएमएफ से गुहार की थी कि वो उनको क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, आईएमएफ हेल्प करे, तो आईएमएफ ने हेल्प करने की भी बात की थी। लेकिन अभी जो आज न्यूज़ में बात चल रही है वो ये कि ऐसा लग रहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को जो हेल्प है, यानी जो ग्रांट है, वो देने में अनिच्छुक है, यानी अब वो विलिंगनेस नहीं दिखा रहा है। तो क्या है पूरा मुद्दा, क्यों नहीं आईएमएफ अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, और जो पहले दिखाया था उससे जुड़ा हुआ मुद्दा क्या था, इसके साथ ही साथ आईएमएफ की पॉलिसी कैसे वर्क करती है, इस सब को आज के जो हमारा आर्टिकल है, आज का जो हमारा एपिसोड, उसमें समझने की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। चलिए शुरू करें। तो न्यूज़ क्या है, इट इज़ द आईएमएफ सैबोटेजिंग पाकिस्तान इज द लैंडर रिथिंकिंग $7 बिलियन लोन डील विद बैंकरप्ट नेशन। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, जरा समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली पाकिस्तान में लगातार जो है महंगाई बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। साथ ही साथ आईएमएफ जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो ऋणग्रस्तता है वो बढ़ रही है। कई देशों से जो है इन्होंने ऑलरेडी लोन लिया है, चाइना ने भी इनको लोन दे के रखा है। तो इन सब चीज़ों से लगातार जो पाकिस्तान के ऊपर कह लीजिए जो आर्थिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो लगातार बढ़ रहा है। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस लगातार बढ़ने लगी तो इन्होंने क्या किया, मतलब पाकिस्तान ने क्या किया, आईएमएफ से करार किया, आईएमएफ से डील की। अब उस डील के तहत, क्योंकि ये जो क्राइसिस है लंबी क्राइसिस थी, तो आईएमएफ ने इनको बोला कि हम तुमको क्या करेंगे, हम तुमको हेल्प करेंगे। कितने की, तो $7 अरब के जो है $7 अरब के लिए जो है इन्होंने अपनी सहमति जताई थी। किसने, आईएमएफ ने, कि हम तुमको $7 अरब की मदद करेंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो मदद की जाती है आईएमएफ के द्वारा, वो आप देखें तो इसको दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। जैसे अगर हम आईएमएफ के बेल आउट की बात करें तो आईएमएफ जब अपना बेल आउट देता है तो अपने बेल आउट को किस तरीके से डिवाइड करता है, इसको समझे। तो देखिएगा, एक तो होता है ईएफएफ और दूसरा होता है आपका एसबीए। एसबीए का मतलब होता है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, और ईएफएफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड फंड, जो है जिसको एक्सटेंडेड फंड ट्रांसफर कहते हैं। ये दोनों जो है इनकी योजना है, जिसके तहत जो आईएमएफ है वो हेल्प करता है किसी देश को। अब क्या है था कि पाकिस्तान को जो ये $7 अरब की मदद करने वाले थे, कौन, आईएमएफ, वो कितने दिनों में, तो वो करने वाले थे मतलब 37 महीनों में। 37 महीनों में पाकिस्तान को $7 अरब की हेल्प करना था। तो देखिएगा, फिर से आते हैं मुद्दे पे। तो जब 37 महीने यानी कि लगभग कितने हो गया, लगभग हो गया 3 साल। तो जब कभी भी आईएमएफ किसी कंट्री को हेल्प करता है और वो हेल्प 1 साल के अंदर हो, मतलब जितना भी उसको पैसा देना है वो 1 साल के अंदर हो जाए, तो ऐसी हेल्प को हम एसबीए में रखते हैं, यानी स्टैंड बाय एग्रीमेंट में रखते हैं। वहीं यदि 1 साल से ज़्यादा, मतलब लंबे समय के लिए जब मतलब किसी देश की हेल्प करता है आईएमएफ, तो उसको हम ईएफएफ में रखते हैं। इसके साथ ही साथ एक और होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सी। फ्लेक्सी का मतलब होता है कुछ पैसे एसबीए में दिए जाएंगे और कुछ पैसे ईएफएफ में दिए जाएंगे। तो जब पाकिस्तान के साथ ये क्राइसिस होने लगी तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से गुहार लगाई। आईएमएफ ने इनको, जैसे मैंने आपको बताया कि $7 अरब देने की बात कही कि $7 अरब तुमको देंगे, लेकिन किस मैकेनिज्म के तहत, तो ईएफएफ के तहत, यानी ईएफएफ यानी 37 मंथ में ये देने वाले थे। ठीक, अब हुआ क्या
कि जो है अगर मान लीजिए आपको आईएमएफ से लोन चाहिए, आपको आईएमएफ से जो है जो सुविधाएं हैं वो चाहिए, तो आपको आईएमएफ के अकॉर्डिंगली रिफॉर्म करने होंगे। देखिए पिछले साल की न्यूज़ यहाँ पे आईएमएफ ने कहा था कि ठीक है हम तुमको 7 बिलियन जो डॉलर है उसकी जो हेल्प है वो करने जा रहे हैं। तो उसमें ये 2 पार्ट कर लीजिए। पहला पार्ट होता है ईटीएफ, जहाँ पे 37 मंथ के लिए जो ग्रांट है वो देने वाले थे। दूसरी तरफ जो है 1 साल से कम, यानी एसबीए अरेंजमेंट में क्या होता है कि 1 साल से कम समय के लिए जो है पैसे दिए जाते हैं। तो 7 अरब डॉलर तो देना था 37 महीने में, लेकिन आईएमएफ ने इस बात पर सहमति जता दी थी कि हम क्या करते हैं, कुछ पैसे पाकिस्तान को एज ए एसबीए दे देते हैं, यानी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दे देते हैं। देखिएगा सुर्खी जो हम आईएमएफ के पेज से ले रहे हैं कि आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये कहा था कि हम 3 बिलियन डॉलर इसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दे देते हैं। मतलब 7 बिलियन में से 3 बिलियन 1 साल के अंदर ही दे देते हैं किसको, पाकिस्तान को, सो दैट कि जो भी उनका तत्कालीन संकट है वो समाप्त हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब कभी भी आपको आईएमएफ से हेल्प चाहिए तो आईएमएफ क्या करता है, बेल आउट पैकेजेस देता है। ठीक है, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या देगा, बेल आउट पैकेजेस देगा। तो बेल आउट पैकेजेस के तहत आपको क्या करना होता है, अपने देश में उस अकॉर्डिंगली रिफॉर्म करना होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो 1991 में जो भारत में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर चला था, उसमें भी हमें आईएमएफ के पैरामीटर्स पे रिफॉर्म करने पड़े थे। ऑल्दो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान को भी क्या करना था, अपने यहाँ पे चेंजेस करना था। आईएमएफ की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सदस्य देशों को ऋण, तकनीकी सहायता और नीतिगत सलाह देता है। स्थापित हुआ था 1944 में, यानी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जब गठन हो रहा था तो उसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और इसके साथ ही साथ जीएटीटी यानी जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, ये जो है मतलब प्रभाव में आए थे। और इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में है। ये बेल आउट पैकेज देगा। अब अगर आपको बेल आउट पैकेज चाहिए, जैसे मैंने कहा, रिफॉर्म करने होंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान के रिफॉर्म की, तो पाकिस्तान को अपने यहाँ क्या क्या रिफॉर्म करने होंगे, तो देखिएगा सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो जो उनका पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे बिजली क्राइसिस बहुत ज़्यादा, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बिजली का प्रॉपर बिल भर सकें। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर सब्सिडी दे करके जो है बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आईएमएफ का कहना है कि हम तुमको क्या कह रहे हैं, हम तुमको जो है बेल आउट दे रहे हैं, तो तुम्हें ये जो सब्सिडीज, तुम इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो, इस सब्सिडी को कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो पहली शर्त तो ये है कि जो पंजाब वाला एरिया है, पाकिस्तानी पंजाब, जहाँ पे लोग सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पे, उसको कम करना होगा। नंबर 2, देखिएगा लगातार पाकिस्तान का जो है अपने आयात पर प्रतिबंध कर रहा है, ठीक है, कम कर रहा है। देखो आयात पे प्रतिबंध कम क्यों कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी सीमित संख्या में जो है उनका जो रिजर्व है वो बहुत सीमित है, मतलब उनके पास डॉलर है ही नहीं। तो अगर उनको किसी और देश से कुछ खरीदना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, डॉलर। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास भाई डॉलर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, क्या कि उन्होंने आयात पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। ठीक है, कि आपको अगर हमारी कंट्री में कुछ बेचना है, मतलब अगर बाकी देशों को हमारे यहाँ कुछ बेचना है, उस पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि बाकी कंट्री का पाकिस्तान से जो रिश्ता है वो कट हो रहा है आर्थिक टर्म्स में। अब इसको लेकर आईएमएफ ने कहा है कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी खोलनी होगी, यानी तुम्हारे यहाँ आयात भी होगा। अब आयात होगा तो भाई हमारे पास रिजर्व ही नहीं है, पैसे ही नहीं, तो हम खरीदेंगे कहाँ से। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि भाई ये लोग बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं जो पंजाब वाला एरिया वहाँ पे। और सेकंड चीज़ क्या है कि ये लोग आयात को लेकर के बहुत सारे नियम बना रहे हैं, तो दोनों को लेके ही आईएमएफ और पाकिस्तान में क्लैशेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने मतलब ये भी कहा कि जो है आप लगातार अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जिस वजह से जो पाकिस्तान की करेंसी है वो लगातार डिवैल्यू हो रही है। अब करेंसी अगर लगातार डिवैल्यू हो रही है तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर ये लोग मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि रेपो रेट की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान में रेपो रेट अराउंड 22% चल रहा है, यानी 22% अगर रेपो रेट चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों के हाथ में पैसा कम जा रहा है, लोगों के हाथ में पैसा कम जा रहा है क्योंकि लोन की दरें ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे आईएमएफ का कहना है कि तुम भाई इस रेपो रेट को और ज़्यादा करो ताकि लोग जो है लोगों के हाथ में और कम पैसा है। आप सोचिए पहले से ही 22% रेपो रेट है, अगर इसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आने वाले टाइम में जो है अगर लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा तो बट ऑब्वियस ये बात है कि जो नेशन है उसकी ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी, तो यानी आने वाले समय में ग्रोथ की जो रफ्तार है वो भी धीमी हो सकती है। तो ये भी बड़ा क्राइसिस है जहाँ पे आईएमएफ और पाकिस्तान दोनों के हित बिल्कुल अलग अलग दिशा में जा रहे हैं।
फिर साथ ही साथ वहाँ पे वित्तीय अनुशासन की बात भी कही गई है। तो इस वजह से IMF और जो मतलब IMF की जो मांग है, जो IMF बेल आउट पैकेज देगा उसके लिए जो भी रिफॉर्म करना है पाकिस्तान में, उन दोनों में काफ़ी आपको दूरी दिखेगी। एक तरफ पाकिस्तान के अपने हित हैं, दूसरी तरफ IMF की अपनी शर्तें हैं। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में क्राइसिस हुई ही क्यों, तो उसके पीछे के रीज़न है, जैसे यूक्रेन का जो आक्रमण, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इस वजह से ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे देशों से क्या किया है कि जब उधारी ले लिया और उसके साथ ही वो डिफॉल्टर होते जा रहे हैं, ये भी बड़ा क्राइसिस है। फिर इसके बाद देखिए इनके यहाँ महंगाई और सबसे बड़ी चीज़ खाद्य पदार्थों की कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, ये बड़ा क्राइसिस है। और सब कुछ अच्छा होता अगर वहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी होती, तो जो शासन व्यवस्था है वो उतनी प्रभावी नहीं रही इन सब रीज़न से, जो वहाँ की महंगाई और जो अर्थव्यवस्था है वो कंट्रोल में नहीं है। अब IMF की बात करें तो उन्होंने इतनी सारी शर्तें लगाई हुई थी कि जो है हम तब तुमको पैसे देंगे, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी पाकिस्तान के पास जो ये पैसे हैं जो IMF की तरफ से आने वाले थे उसमें बहुत देरी हो रही है और वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर के जो पाकिस्तान है उनका कहना है कि ये पश्चिमी देशों की एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको शैटर कर दिया जाए, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा डाउन कर दिया जाए, इस वजह से IMF हमें पैसे नहीं दे रही है। उसके पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि रीज़न अलग अलग है। IMF अपना पक्ष दिखा रहा है कि भाई तुम्हें पहले ये सारी चीज़ें अपनी कंट्री में लाना होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने अलग अलग पक्ष दिखा रहा है। हमने आपको ये भी समझाया कि SBA और ETF का मतलब क्या है, जहां पे $3 अरब SBA के माध्यम से पाकिस्तान को दिए जाने थे IMF के द्वारा। अभी देखिए हालिया के जो आंकड़े हैं वो बताएंगे कि जो है क्या IMF वास्तव में पाकिस्तान की हेल्प करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल तो उसमें दिख रहा है कि भाई क्या ही अब कब हेल्प करेगा, कैसे करेगा। हालांकि अभी जो एक्सपर्ट्स है वो ये कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी IMF ने पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को ऋण भुगतान संतुलन का, और साथ ही साथ ये पाकिस्तान को ऋणग्रस्तता की ओर भी ढकेल सकती है। इकोनॉमी जो है वहाँ की शटर हो सकती है और अर्थव्यवस्था किसी भी समाज का इंजन है, तो ऐसे में इंजन ही फेल कर जाएगा। अच्छा, अगर भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें तो एक बात याद रखिएगा, अगर हमारा पड़ोस जल रहा है तो उसकी आँच हम तक भी आ सकती है। यानी अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस लगातार बढ़ेंगे तो हो सकता है फिर ये आने वाले समय में इंडिया में जो माइग्रेशन है उसकी समस्या को बढ़ा दे। और भी कई सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं और भी कई सारी चुनौतियां आ सकती हैं। ये आप हमको बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की समस्याएं बढ़ी तो इंडिया के लिए और क्या क्या चैलेंजेस खड़े होंगे, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के सत्र को हम इसी क्वेश्चन पे विराम कर रहे हैं। चलिए कुछ जरूरी सूचनाएं देखते हैं, फिर सत्र को विराम करेंगे। तो अपने UPSC और BPSC की तैयारी को और अच्छा करें, अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि अनअकैडमी अब अपने ऑफलाइन क्लासरूम के साथ आ चुका है। अब हमारी शुरुआत पटना में भी होने जा रही है। पटना में 27 सितंबर से आप हमारे नए बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात करें तो देखिएगा इंग्लिश बैच हमारी शुरू हो रही है 23 सितंबर 2024 से। ये है करोल बाग सेंटर, न्यू दिल्ली। और साथ ही साथ हिंदी की बात करें तो ये बैच शुरू हो रही 19 सितंबर 2024 हिंदी माध्यम मुखर्जी नगर से। तो दोनों ही माध्यम में बैच उपलब्ध है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी। दोनों के साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी बेहतर और बेहतर कर सकते हैं, जहाँ पे दुनिया मतलब देश के जो टॉप एजुकेटर्स है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें हमारे एक और प्रयागराज सेंटर की, तो प्रयागराज में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो कि दोनों माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। और इसकी जो बैचेस की शुरुआत है वो 16-17 सितंबर से शुरू हो रही है। इसकी लोकेशन है सिविल लाइंस प्रयागराज। अनअकैडमी के रिजल्ट्स की बात करें तो UPSC CSE 2023 में अनअकैडमी ने अपने जीत का परचम लहराया, जहां हमारे आप देखेंगे तो 315 से अधिक लर्नर्स ने जो है क्वालिफाई किया है। इसके साथ ही साथ देखिएगा अनअकैडमी IAS के एडवांटेज, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड CSAT AC क्लासेस भी मिलती हैं, CCTV करंट अफेयर्स मिलता है, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराया जाता है GS का, 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलता है। आप हमारे नए ऐप से भी जुड़िएगा, अनअकैडमी IAS सेंटर्स, अनअकैडमी सेंटर्स और पाथफाइंडर UPSC से भी जुड़िएगा। हमारे सत्र के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। यहीं पे सत्र को विराम।